नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारी मार्केट से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत पूरी तरह से बाजार पर भी लागू होती है। जी हां, एफआईएस की बिकवाली अभी खत्म हुई ही थी। जुमा 5-6 दिन हुए हैं उनको खरीदारी करते हुए कि यूएस में मंदी की आशंका गहराने लगी है। 2 अप्रैल को ट्रंप साहब रेसिप्रोकल यानी कि जवाबी टैरिफ की घोषणा करेंगे, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, बहुत अनसर्टेनिटी है। आशंका इस बात को लेकर है कि टैरिफ लगने से कहीं यूएस की इकोनॉमी मंदी में न चली जाए। खुदा ना खास्ता अगर मंदी आ भी जाती है तो इसका भारत पर क्या असर होगा? यूएस की मंदी हमारे लिए नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव? साल अंत तक निफ्टी का क्या टारगेट है, स्पेशली तब जब हमारे सामने चौथी तिमाही के नतीजे भी आने लगेंगे कुछ ही दिनों में। नतीजों को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, नतीजों से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा लगाने का मौका है, आगे फोकस नतीजों पर भी रहने वाला है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सचिन सर, मनी 9 पर आपका बहुत स्वागत है सर। वेलकम टू मनी 9 सर। Hi, thank you so much for having me. It is really a privilege and pleasure to be a part of this show. Thank you. तो कई दशक था, मैं आपको बता दूं कि सचिन सर का बाजार में अनुभव है, तो उसी अनुभव का फ़ायदा उठाकर या फिर उससे मदद लेकर हम भी बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, जो बाजार का पूरा मंजर हमने पिछले 5 महीने में गिरावट का देखा, 7 दिन में जो तेज़ी आई वो देखी हमने, उसके बाद अब बाजार में आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या बाजार का बॉटम बन चुका है? क्योंकि एफआईएस की 20 मार्च से खरीदारी शुरू हुई है। 5 दिन में 6 दिन में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी भी कर ली है। 5 महीने की लंबी गिरावट, उसके बाद ये जो 5-6 दिन की खरीदारी है, बाजार में इतना बड़ा अप मूव हमने बनता हुआ दिखा। क्या हम मान के चले वी आर आउट ऑफ द वुड्स, बॉटम बन चुका है? हाँ, हमें ये लगता है कि जो हिसाब से अभी वैल्यूएशंस आ चुके हैं, पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यूएशंस देखें तो करीब करीब 20 पी पे अभी चल रहा है, 20 to 21 पी पे। और जो हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स के जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वो करीब करीब हमें लगता है एटलीस्ट 12 से 15% नेक्स्ट 2 साल के लिए कंपाउंडेड होने चाहिए। अगर वो हिसाब से देखते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स है, बहुत ही डिसेंट लेवल्स है, पर्टिकुलरली इन द लार्ज कैप्स। और अगर आप देखते हैं तो लास्ट 3 महीने में और लास्ट 6 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, एनीवेयर बिटवीन 15 से 20% एट इंडेक्स लेवल, और काफी सारे स्टॉक्स 30 से 40% की भी करेक्शन आ चुके हैं। तो वहां पे भी अगर आप कंपनी स्पेसिफिक, जहां पे भी हाई क्वालिटी कंपनीज है, जहां पे भी कंपनीज की हाई ग्रोथ है, और जो कंपनीज में आई वुड से अच्छी सी बैलेंस शीट है, दोज हु हैव द wherewithalness टू टेक दिस स्टॉक as far as the slower growth in the consumption and exports also, but if they will be able to survive for this 1 to 2 years, तो हमें लगता है कि वहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो भी 2 से 3 साल के व्यू से अगर इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट, तो ये बहुत ही रीजनेबल लेवल्स है आई वुड से। और कहीं ना कहीं ये बॉटमिंग आउट हो ही रहा है, बारिंग 1 or 2 मोर इवेंट्स। जैसे आपने अभी बताया 2 अप्रैल का जो भी इवेंट है, शायद वो टाइम पे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, लेकिन वो भी शायद टेम्पररी वीकनेस होगी, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी इन द प्राइस, वैल्यूएशन में वो काफी फैक्टरिंग हो चुका है, तो यहाँ से अभी ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादा मेरे हिसाब डाउनसाइड से ये गुड, दिस सीम्स लाइक अ गुड वैल्यूएशन टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है सर, आपने टैरिफ की बात करी, मैं टैरिफ पे आऊँगा, लेकिन आपने वैल्यूएशन को भी टच किया। सर, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे वैल्यूएशन हाई हो चुके हैं। जिस तरह का अप मूव हमारे मार्केट्स में चल रहा था, स्पेशली आफ्टर कोविड, जिस तरह से हमारे मार्केट्स में एक अप मूव आता हुआ दिखा, ये तो भला हो एफआईएस का जिनकी बिकवाली हुई, जिन्होंने हमें बताया कि हमारे वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे, लेकिन अब पूरा मंजर बदल चुका है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एफआईएस की खरीदारी चल रही है। इसके मायने क्या हैं? क्या ये मानना सही होगा कि उनकी बिकवाली का दौर खत्म हो चुका है? हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स देता हूं। तो अगर आप देखते हैं तो 2024 में, कैलेंडर ईयर 24 अगर आप देखते हैं तो जनवरी से सितंबर तक
1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक जो पहला 9 मंथ्स थे कैलेंडर ईयर 24 में, एफआईआई ने करीब करीब 1,80,000 या इन दैट रेंज का बाइंग किया था। अक्टूबर महीने से, अक्टूबर 24 से उन्होंने सेलिंग चालू किया था। वो अक्टूबर 24 से करीब करीब फरवरी तक, मतलब 28 फरवरी तक, जो नेक्स्ट 5 मंथ्स थे, उन्होंने सेलिंग किया था करीब करीब 2 लाख करोड़। तो जितना बाइंग था मोरलेस वो सेलिंग हो ही चुका था मोरलेस। और अभी आपने देखा कि मार्च में काफी सारा बाइंग भी वापस चालू हो चुका। दैट इज वन फैक्टर। सेकेंड, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है, जो हमें लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट 2 3 4 साल या मे बी 5 6 साल के लिए ही। सी, जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई भी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया में, तो एक बड़ा फैक्टर होता है करेंसी का। जैसे भी करेंसी, अगर वहां पे उनको लगता है कि अगर वो वीक है या डेप्रिशिएट होने की अच्छी संभावना है, और ज्यादातर डेप्रिशिएशन होने की संभावना है, तो वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि उनका करेंसी में काफी लॉस हो जाता है। क्योंकि वो लोग जनरली डॉलर्स में पैसा लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपी में या जो भी वहाँ की लोकल करेंसी है। अगर वो लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो उन्होंने जो भी कैपिटल मार्केट्स में गेन बनाए हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं अगेंस्ट द करेंसी। लेकिन अगर आप देखते हैं तो लास्ट 2 से 2.5 साल में इंडियन करेंसी काफी रेजिलियंट रही है कंपेयर टू ऑल द अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड अगेंस्ट द डॉलर। और ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूं, जहां पे से ये रिफ्लेक्ट भी होता है कि आगे चल के शायद क्या होगा। अगर 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हम देखते हैं, तो उनका आज की तारीख में यील्ड है करीब करीब 4.6% और सो, 4.3% और सो। और इंडिया का 10 ईयर इंडिया जीसेक बॉन्ड जो है, उसका यील्ड है करीब करीब 6.7%, 6.6%। यानी कि दोनों का डिफरेंस है बिटवीन 2.3 to 2.5%। अगर आप ये देखते हैं 7 8 साल पहले, यूएस का जो 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड था और इंडिया का 10 ईयर इंडिया जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रहते थे, ये हमेशा इन दोनों के बीच में गैप रहता था करीब करीब 4.5% का, 4.5% या 450 बिप्स का। और इसीलिए हमेशा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता था करीब करीब 4 से 5% के बीच में 10 साल पहले, 2014 के पहले। लास्ट 10 साल में इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन करीब करीब 3.5 से 4% हुआ है। और अभी हमें लगता है क्योंकि ये दोनों बॉन्ड यील्ड्स के बीच में, दोनों कंट्री के बॉन्ड यील्ड्स के बीच में ये 2.5% से कम हो चुका है, शायद शायद से ज्यादा आई वुड से हाई प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट 2 3 4 5 इयर्स द रूपी डेप्रिसिएशन बहुत ही कम होगा कंपेयर टू द पास्ट। मे बी शायद 2% या मैक्सिमम 2.5% ही होगा। तो जब इस तरीके की करेंसी स्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट ये कंट्री में करने के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। सेकेंड, अपनी जो यंग एस्पिरेशनल डेमोग्राफिक है, ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। वी हैव मोर देन 60-70 करोड़ पीपल हु आर वेरी यंग, और वो बहुत ही एस्पिरेशनल है, उनको ग्रो होने की बहुत ही अच्छी उनको बहुत ही फायर है। और ये एक बहुत ही अच्छा अपना ग्रोथ वेपन है फॉर द नेक्स्ट 5 7 10 15 इयर्स। तो इंडिया का जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है, वो शायद आज वर्ल्ड में हाईएस्ट हो चुका है। हम लोग बहुत बहुत टाइम के बाद हमारा जीडीपी ग्रोथ इज आल्सो हायर देन चाइना। सो आई थिंक this kind of opportunities, and we are a large economy, we have become 5th largest now in the world as far as GDP. So having a large economy जहाँ पे आप बड़े फ्लोज एब्जॉर्ब कर सकते हो, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे यंग एस्पिरेशनल डेमोग्राफिक है, और जहाँ पे करेंसी भी आपको स्टेबल दिखता है क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल में है, तो वो हिसाब से हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स शायद बहुत ही अच्छी तरह से या काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, अगर सर आप कह रहे हैं कि एफआईआई की बिकवाली थम गई है या फिर 12 से 18 महीने में बड़ा निवेश उनकी ओर से आएगा, तो क्या हम मान के चलें कि हमारे बाजार के जो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स उठे थे, चिंता शुरू हुई थी,
क्या वो खत्म हो चुकी है, अरेस्ट हो चुकी है? हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स तो अभी ऑलमोस्ट 2021 पी पे आ गए हैं। और अगर हमें 12 से 15% भी ग्रोथ दिखता है निफ्टी और सेंसेक्स अर्निंग्स में, तो हमारे वैल्यूएशन वो लेवल पे तो काफी रीजनेबल है लार्ज कैप्स। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स लेवल पे शायद अभी भी पी हाई दिखेगा। बट अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एवरी इंडिविजुअल कंपनीज जो है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो जनरली बॉटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग बेटर रहता है, तो वहां पे भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे एनीवेयर बिटवीन 30 to 50% का स्टॉक प्राइस करेक्शन हो चुका है। और ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, तो उसमें से एटलीस्ट फ्यू स्टॉक्स, सम स्टॉक्स तो हमें मिल ही जाएंगे जहां पे क्वालिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, और अभी वैल्यूएशन भी रीजनेबल। तो आई थिंक देयर इज नाउ डिसेंट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट्स टू इन्वेस्ट एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। सर, वैल्यूएशन की जब बात चली है ना, तो वैल्यूएशन को हम पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग से भी डिफाइन करते हैं। तो अगर वैल्यूएशन नीचे आना है तो या तो आपका प्राइस नीचे आ जाए या फिर आपकी अर्निंग्स जो है उसमें सुधार हो जाए, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी कि आपके नतीजों में सुधार हो जाए। तो प्राइस तो करेक्ट हो चुका है सर, क्या नतीजों में भी सुधार की कोई गुंजाइश नज़र आती है? यानी कि और अच्छा अगर आपको पी मल्टीपल होना है तो प्राइस तो नीचे आ गया, आपकी अर्निंग्स ग्रोथ के क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? मेरा सर जो इंडिकेशन या फिर जो इशारा है वो नतीजों की तरफ है। क्या एक्सपेक्टेशन है सर? ज़्यादा दूर नहीं है हम चौथी तिमाही के नतीजों से, आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? कैन वी एक्सपेक्ट कि एक बाउंस बैक या फिर एक रिकवरी अर्निंग्स में आती हुई दिखेगी इस बार? हमें लगता है कि FY26 है, जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, वहां पे आपके अर्निंग्स अच्छे रहेंगे। बट यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। मतलब कि Q1 के जो अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे उससे बेटर आएगा Q2 में, उससे बेटर आएगा Q3 में, और उससे बेटर आएगा Q4। तो एवरी क्वार्टर आपके अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होते जाएंगे, क्योंकि जो एक स्लोडाउन हमने देखा है इकोनॉमी में, कंजम्पशन साइड पे, इन्वेस्टमेंट साइड पे, राइट, इन्वेस्टमेंट साइड पे ज्यादातर स्लोडाउन हुआ है बिकॉज ऑफ स्लोडाउन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आफ्टर द इलेक्शंस और ड्यू बिकॉज ऑफ द इलेक्शन टाइम। तो वो वहां पे अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी अच्छी तरह से वापस चालू हो चुका है, और उसकी इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट 6 से 9 महीने में दिखेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जो कंजम्पशन भी है वहां पे भी काफी स्लो डाउन हुआ है लास्ट 6 महीने में। तो वहां पे भी अगर आप देखते हैं कि आरबीआई ने जो हिसाब से काफी सारे एक्शन लिए हैं, पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी इन द एंटायर इकोनॉमी, तो उसका भी जो एक इफेक्ट है आपको नेक्स्ट 3 से 6 महीने में ग्राउंड लेवल पे दिखता है। तो वहां पे भी आपको कंजम्पशन रिवाइवल दिखेगा। प्लस विद द मॉनसून्स आल्सो नाउ प्लेइंग आउट इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, वो एक रूरल इकोनॉमी ऑलरेडी वहां पे ग्रीन शूट दिख ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द हायर कंजम्पशन। बट विद बेटर रबी क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड आल्सो विद द खरीफ क्रॉप इन द नेक्स्ट 3 to 4 months ऑल गेटिंग सॉर्टेड, आई थिंक वहां पे भी एक आपको अच्छा रिवाइवल दिख जाएगा फ्रॉम एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। सो आई थिंक FY26 क्लियरली अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी मच बेटर देन द ओवरऑल FY25। ओके, ठीक है। तो कंजम्पशन हमारे हक में आ जाएगा, हमारे नतीजों में भी सुधार दिखने लगेगा FY26 ऑनवर्ड्स, तो हमारे लिए कुछ कुछ पॉजिटिव या फिर ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। लेकिन सर, हमारे लिए अगर हम चुनौती की बात करें या फिर चैलेंजेस की बात करें, तो चैलेंजेस हमारे इंटरनल नहीं है, यानी कि घरेलू नहीं है, वो है ग्लोबल स्तर पर। और ग्लोबल संकेत खास तौर पे वो भी 2 रीजंस के चलते। पहला है टैरिफ, जिसकी हम ऑलरेडी बातचीत कर भी चुके हैं। 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाले हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है सर, पहले बोलते हैं लगाएंगे, फिर बोलते हैं समय दे रहे हैं, फिर बोलते हैं कि जवाबी टैरिफ लगाएंगे, फिर बोलते हैं कि टारगेटेड होगा, उसमें भी वैट जैसी जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं शामिल होंगी। एक आम आदमी के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है सर, स्पेशली द वे मिस्टर ट्रम्प बिहेव्स। कैसे समझाएंगे सर जो आम एक रिटेल निवेशक हैं, ट्रम्प साहब को कैसे समझे, और जो पूरा टैरिफ का मामला पूरी दुनिया को चिंता में जिसने डाला हुआ है, आप कैसे समझाएंगे इस चीज़ को? हमें भी सी, ये आपने बहुत ही सही बताया कि पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है एट द मोमेंट। बट हमें एक चीज समझनी है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, है, वो प्रोडक्ट्स क्या हम सबसे बेहतरीन बनाते हैं? क्या वो हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट में बनाते हैं? अगर हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आए।
क्योंकि ठीक है। हमारा जो वैल्यू प्रपोजिशन होता है, क्योंकि आज हम किसी भी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बायर को जब बेचते हैं तो वो एक वैल्यू प्रपोजिशन होता है। वो वैल्यू प्रपोजिशन क्वालिटी का होता है, वो वैल्यू प्रपोजिशन आपकी लोएस्ट कॉस्ट का होता है, और आपकी वैल्यू प्रपोजिशन आपकी साइज का होता है, दैट यू कैन मैन्युफैक्चर सो मच। वैल्यू प्रपोजिशन आपकी सर्विस का होता है। अगर आप ये सब वैल्यू प्रपोजिशन सामने बायर को देते हैं, हम्म। तो अगर उनको वो प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, वो कंजम्पशन तो कल से बंद नहीं होने वाला है 2 अप्रैल से, वहां पे कंजम्पशन तो एंड कस्टमर को वहां पे लगना है। अभी वो अगर आपसे टैरिफ टैरिफ लगने के बाद वो अगर आपसे नहीं लेंगे, तो क्या वो किसी और से लेंगे, या वो वहां पे खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऐसा ओवरनाइट, या इवन 2 साल में, या फिर वो अल्टरनेट सप्लाई चेन क्रिएट करने को कम से कम 5-10 साल लग जाते हैं, और वो भी करने से उनकी क्या कॉस्ट होगी। हम्म। अगर ये सब अगर हम सोचे, तो जो कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वैल्यू प्रपोजिशन अगर बहुत स्ट्रांग है, तो हमें मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ डरने की बात है। ये छोटे से नी जर्क रिएक्शन आ सकते हैं, शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पर जब उनको समझ में आएगा कि भाई नहीं, इनका जो प्रोडक्ट प्रपोजिशन है या वैल्यू प्रपोजिशन है बहुत स्ट्रांग है, हम्म। आई एम श्योर इट विल ऑल गेट करेक्टेड and we will get our fair share and maybe better share than some of the other countries also. So sometimes ये सब events जब होते हैं, वो एक opportunity भी create कर देती है for the businesses which are very strong, which have the right product, right quality, right price. ठीक है, आप कह रहे हैं कि टैरिफ से ज़्यादा डरने डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सर, टैरिफ का भारत पर किस तरह का असर होगा, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम देखें, कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगते हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं? इसी हफ्ते हमने देख लिया कि ऑटो की जब बातचीत हुई, किस तरह का नीजक रिएक्शन हमने टाटा मोटर्स, सोना, BLW, मदरसन जैसे स्टॉक्स पे देखा, भारत फोर्ज पे देखा फॉर दैट मैटर। आपके हिसाब से जब आप कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो नेट नेट क्या हमारे लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? कौन से सेक्टर्स ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे इससे? जी, आप देखिए आज की तारीख में जरा 5 या 6 कैटेगरीज है जहां पे इंडिया अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करता है यूएसए में। वो है फार्मास्यूटिकल्स, हम्म। टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी सर्विसेज। आई मीन आईटी सर्विसेज तो सर्विसेज होगा, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, राइट, तो ये सब 5 या 6 बड़े प्रोडक्ट्स है जो आई मीन डायमंड्स एंड ज्वेलरी। These are 5 or 6 मेन कैटेगरीज जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि ये सब प्रोडक्ट्स में हमारे कंपटीशन कौन है वर्ल्ड में, क्या हम इनसे बेटर करते हैं आज, क्या हम इनसे और बेटर कर सकते हैं आज। तो हमें लगता है कि फार्मास्यूटिकल है या ऑटो है या टेक्सटाइल्स है, ये सब इंडस्ट्रीज में तो इंडिया मार्केट लीडर है, और हमारी जो कंपनीज है वो और भी इंप्रूव करके हमारा मार्केट शेयर छोड़ने वाली नहीं है। बट ये सब शायद आपको 1, 2, 3 महीने में समझ में नहीं आवे। अगर आप थोड़ा सा इसको लंबा सोचे, 1 साल या 2 साल, इट विल एक्चुअली बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू इवन बिकम मोर एफिशिएंट एंड ग्रो देयर बिजनेस। तो मैं सर अगर इन बिटवीन द लाइंस पढ़ूं, तो क्या जिन जिन स्टॉक्स में या जिन जिन सेक्टर्स में ये जो टैरिफ को लेकर पूरा बेहावा सीन बना है, या फिर डर का माहौल बना है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ जहाँ अच्छी कंपनीज में जहाँ जहाँ गिरावट हो रही है, टू एक्यूमुलेट? हमें हमें हमेशा से ये लगता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट सही है, अगर आपके प्रोडक्ट सही है, तो जब भी वो कंपनीज में स्टॉक प्राइस करेक्शंस आते हैं, वो जनरली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती ही है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट्स है उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इतनी स्ट्रांग होती है, और वो कहीं ना कहीं से अपना एक रास्ता निकाल कर एक समय से वो अपना एक ग्रोथ कर ही लेते हैं। तो वही टाइम होता है जब उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी करेक्शन आती है, जैसे आजकल हो रहा है काफी सारे स्टॉक्स में। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम फॉर टू इन्वेस्ट इन रीजनेबल वैल्यूएशन इन हाई क्वालिटी कंपनीज। ठीक है, हाई क्वालिटी कंपनीज में गिरावट पर मौका है। अच्छा सर, टैरिफ का भारत पर कितना असर होगा ये तो समय बताएगा, ये पता चल जाएगा, पर इससे ना यूएस में मंदी आ जाएगी, इसकी आशंका काफ़ी ज़्यादा है। जेपी मॉर्गन ने तो फॉर दैट मैटर 40% प्रोबेबिलिटी लगा दी है कि यूएस में मंदी आ जाएगी। यूएस के 60% ऑफ द सीईओज मानते हैं कि साल की जो दूसरी छमाही है उसमें यूएस में मंदी आ सकती है। आपका क्या मानना है सर, ये जो डर है, ये जो आशंका है, कितनी फ्रक्टिफाई हो सकती है ये?
ये अभी थोड़ा सा बोलना मुश्किल है क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड्स, करेंसी वहाँ की, टैरिफ्स, इन्फ्लेशन, सो मेनी थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, राइट? कंजम्पशन स्लोइंग डाउन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सो मेनी थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको मैं वापस थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो हमें ये भी सोचना है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ये प्रो बिजनेस, ये प्रो ग्रोथ है। तो ये जो भी एक्शंस लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो उस पर बैठे रहेंगे अगर रिसेशन बहुत बड़ा होता है। वो अगर कुछ होता है गलत तो वो लोग वापस कोर्स करेक्शन करके दे विल मेक श्योर दैट इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक, डजंट लूज द ट्रैक्शन, डजंट लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। सो आज सब लोग ये अज्यूम कर रहे हैं उनके जो स्टेटमेंट है या उनके जो भी एक्शंस है, विच इज फेयर, बट अगर वो एक्शन से अगर उनको ही हर्ट होता है तो हमें ये मानना कि वो एक्शंस को वापस रिवर्स नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो है, वो प्रो बिजनेस है, वो प्रो इकोनॉमी है। तो जब रिसेशन आता है तो बिजनेसेस सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, तो क्या वो उनको रिवर्स नहीं करेंगे, ये भी हमें सोचना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक विदेशी ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि अगर हाइपोथेटिकली से फॉर एग्जांपल अगर यूएस में मंदी आ भी जाती है तो हमारे लिए ये पॉजिटिव होगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। कुछ उन्होंने रीजंस भी बताए जिसमें कमोडिटी प्राइसेस ड्रॉप होंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। मैं फॉर दैट मैटर सर आपकी रिपोर्ट भी पढ़ा था, एमके की रिपोर्ट भी पढ़ा था, आपने भी कहा है कि पॉलिसी चेंजेस जो हो रहे हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी, डॉलर वीक होगा, तो इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईज का फ्लो आता हुआ दिखेगा। अगर मंदी आ जाती है तो आप भी मानते हैं सर भारत के लिए ये पॉजिटिव होगा, फ्लोज बढ़ते हुए दिखेंगे एफआईज के इंडिया समेत इमर्जिंग मार्केट्स में? हमें लगता है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि जब यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, वी हैव टू रिमेंबर दैट यूएस इज इवन टुडे 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, नंबर वन। नंबर टू, वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। तो सबके जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका मेजर इन्वेस्टमेंट यूएस में होता है, 60-70%, 80% समटाइम्स, राइट? बाकी 20-25-30% ही वो वर्ल्ड यूएस के बाहर होता है। ठीक है। लेकिन जब आप वहां पे रिसेशन करोगे, उनको वहां पे काफी सारे लॉसेस होंगे, क्योंकि वो टाइम पे भी स्टॉक मार्केट वहां पे गिरेगा, सब कुछ होगा, उनके बिजनेसेस में भी लॉसेस होगा या कम प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी है। जब वो होता है तो आप सोचिए कि इन्वेस्टर के हिसाब दिमाग से या उनकी साइकोलॉजी से एक जगह पर अगर वो उनके लॉसेस हो रहे हैं, क्या उनकी कॉन्फिडेंस रहेगी दूसरी जगह पे जोर से इन्वेस्ट करने की, या फिर वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सोचेगी? तो मेरा बोलना ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये फिर ह्यूमन साइकी की तरफ चला जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ चला जाता है। इसमें काफी सारे सेंटिमेंट और इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैंने पास्ट में देखा है, इन माय लास्ट 25 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस, कि जब भी यूएस में रिसेशन होता है या स्लो डाउन होता है, बाकी सारे मार्केट्स भी वहां पे भी काफी स्लो डाउन या थोड़ा सा लैकलस्टर टाइप मूवमेंट हो जाता है। सो आई एम नॉट श्योर कि वो बहुत इतना इजीली वहां पे स्लो डाउन या रिसेशन, तो बाकी सब जगह पे वहां पे फंड फ्लो मूव होके वहां पे स्ट्रॉन्ग बुल रन हो जाएगा। ये थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो है, बट ऑनेस्टली ये सब सिनेरियोज है वेरी डिफिकल्ट टू जज। इसलिए हम तो यही देखते हैं कि जो कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं उनका अगर नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स 7 इयर्स में अच्छा ग्रोथ है, मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रांग है, तो लॉन्गर टर्म में हमारा तो रिटर्न वहीं से बनता है। सर अगर मैक्रोज इतना में थोड़ा, हाँ, अगर सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सिचुएशन इज सो टेंस या फिर अनलाइकली सी नज़र आ रही है, तो फिर आपकी मदद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 में या फिर फॉर दैट मैटर FY 26 में आपकी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब डिबेट इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या सोने में निवेश किया जाए, क्योंकि इक्विटी और सोना दोनों अगर आप देखेंगे, वैसे तो दोनों एक इन टेंडम नहीं चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इक्विटीज़ भी चली हैं, सोना भी साथ में चला है। तो बड़ा सवाल ये है कि सोने में निवेश करें, इक्विटी में निवेश करें या फिर डेट में निवेश करें? कौन सा एसेट क्लास बेटर होगा निवेश करने के लिए 2025 या फिर FY 26 के लिए?
कि एक बात हमें समझना है कि एवरी असेट क्लासेस की साइकिल्स होती है, और ये साइकिल्स को अगर आपको ठीक तरीके से कैपिटलाइज करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका असेट एलोकेशन राइट होना चाहिए। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं टाइमिंग करूंगा और पूरा 100 रुपीज में एक ही असेट क्लास में इन्वेस्ट करूंगा। आपको हमेशा एक असेट एलोकेशन और बैलेंस्ड अप्रोच, आपका जो भी प्रोफाइल, आप यंग है, आपको शायद हायर इक्विटी में डाल सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सेफ खेलना है, कोई ओल्डर रिटायर्ड पर्सन है, मे बी यू विल हैव मोर इन डेट, सो व्हाटएवर इज योर प्रोफाइल यू विल हैव टू डू योर असेट एलोकेशन, और उसको आपको राइट टाइम पे रीबैलेंसिंग भी करना होता है ताकि यू आर एबल टू कैपिटलाइज द साइकिल्स राइट। तो आई वुडंट से दैट इट्स अ और क्वेश्चन, ये एंड सिचुएशन है। आपको इक्विटी, प्रेशियस मेटल्स या वेदर इट इज गोल्ड और फिक्स्ड इनकम, आपको तीनों में अच्छी तरीके से एलोकेशन रखना है, और वो एलोकेशन आपको मेंटेन करना है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, और रीबैलेंसिंग करते रहना है, तभी आप इन सब का पूरा फायदा उठा सकते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हर एसेट क्लास में आप कितना एलोकेट करना चाहिए, किस तरह से बैलेंसिंग करनी चाहिए, रीबैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आप कह रहे हैं कि उस लिहाज से इक्विटी, सोना, डेट सब में आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या फिर अपने प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है, 2025 या फिर लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो किन सेक्टर्स और किन शेयरों में पैसा बनेगा? इफ़ एक किसी को इक्विटी में पैसा लगाना है या फिर इक्विटी मार्केट्स में, शेयर बाजार में ही रहना है, तो आप किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि पैसा बन सकता है? अगर आप शेयरों के नाम बताएं तो और भी अच्छा, नहीं तो सेक्टर्स प्लीज बता दें। श्योर, थैंक यू। सो हमारे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, पर्टिकुलरली लीडर्स है जो इन कंपनीज में, इन सेक्टर्स में, वो आज की तारीख में बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस में है, और उनका ग्रोथ आउटलुक भी काफी डिसेंट है फॉर द नेक्स्ट 2 3 4 इयर्स। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए। सेकेंड सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो है फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स में पर्टिकुलरली हमको लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग और सीडीएमओ स्पेस है, क्रैम्स एंड द सीडीएमओ स्पेस, इसमें जो भी अच्छी बड़ी कंपनीज है वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नेक्स्ट 5 to 7 years के लिए ग्रोथ अच्छा रहेगा। जो फॉरेन कंपनीज, उनके जो कस्टमर्स है, लार्ज फॉरेन फार्मा कंपनीज हैं, दे ऑल आर गिविंग मोर एंड मोर बिजनेस टू इंडियन कंपनीज ओवर हियर इन दिस स्पेस। दैट इज द सेकंड सेक्टर। जो थर्ड सेक्टर मेरे हिसाब से अच्छा लगता है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी दोनों, जैसे मैंने बताया कि यंग एस्पिरेशनल इंडिया है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन तो बढ़ते ही रहेगा, और यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का अच्छा स्टोरी है। एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड देयर ओल्ड व्हीकल फ्रॉम अ सेडान टू एन एसयूवी, from a 125cc bike to a much higher cc bike. So all of that is continuously happening. So premiumization story in the automobile sector is another very big positive thing, a secular thing to my mind for the next 3 to 5 years. And yeah, so I think these are three top sectors for us at this point in time. ओके, तो निजी बैंक्स हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज हुए, फार्मा में क्रैम्स, सीडीएमओ से जुड़ी हुई कंपनीज, और उसके साथ साथ ऑटो और ऑटो एंसिलरी। ये इनफैक्ट आप देखें, अगर हम इस जवाब से पढ़ने की कोशिश करें तो ये वही सेक्टर्स हैं जो कि शायद टैरिफ से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो हमारे डिस्कशन के दौरान भी हमने यही सीखा कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं उससे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ जहाँ अच्छी कंपनियों में गिरावट आ रही है किसी भी रीज़न से, चाहे वो टैरिफ या किसी और भी वजह से, वहाँ पे आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत धन्यवाद सचिन सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्लेजर टू हैव यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं दोबारा फिर आपसे एक बार बातचीत करने का मौका मिलेगा, जब टैरिफ्स को लेकर अनाउंसमेंट हो जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब फिर से एक बार जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए। तो रणनीति आपने बना दी, एक बार बैलेंसिंग और जो रीबैलेंसिंग की आपने बात करी है वो फिर से एक बार टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you so much, appreciate, thank you. तो चलिए इस खास कार्यक्रम को, इस खास पेशकश को यहीं पे हम समेटते हैं। लेकिन इस डिस्कशन से एक चीज़ हमने ज़रूर सीखी कि एफआईएस की बिकवाली ऑलमोस्ट डन है, बाजार का बॉटम
लगने के करीब है, कोई ज़्यादा अप डाउन साइड नज़र नहीं आती है। अर्निंग्स हमारी सुधरने लगेंगी और यूएस में मंदी आने की कोई ऐसी चिंता फिलहाल तो नज़र नहीं आती। और टैरिफ को लेकर भी जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसका असर 1, 2 या 3 महीने तक रह सकता है। ओवर द लॉन्गर टर्म जितने भी सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे उनमें एफिशिएंसी इससे बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको ऑटो, फार्मा और उसके साथ साथ निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश करने के मौके ढूंढने चाहिए। इन सेक्टर्स में वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आप ज़रूर पैसा लगा सकते हैं लंबी अवधि के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, इस खास पेशकश को यहीं पर समेटते हैं। नमस्कार, बने रहिए मनी 9 के साथ।